यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा में, मेंस एग्जामिनेशन में, आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। चाहे वो नए एस्पिरेंट्स हो या फिर ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, दोनों को ही मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो करनी होती है। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कई बार हमारे पास कंटेंट मिसिंग होता है और कई बार हमारे को यह नहीं पता होता कि हाउ डू वी हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन इनटू सिंपलर लैंग्वेज, और एक आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होना चाहिए। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंटेंट और स्ट्रक्चर, मैं यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जहां पर हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जाती है, एक बड़े क्वेश्चन को इजियर और सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक कैसे करना है, कौन से वर्ड का क्या मतलब होता है, कंटेंट को किस तरीके से इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में अरेंज करना है, अगर कहीं पे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जरूरत है वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एंड एक स्पेसिफाइड बाउंड्री के अंदर रहते हुए, वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए हमारे को अपना बेस्ट आंसर कैसे लिखना है, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम वो सीखेंगे। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, और ऐसे इसके कॉन्टिन्यूएशन पार्ट्स आपको मेरे ही चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज के लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन हम कंसिडर करने वाले हैं वो मेंस 2023 का क्वेश्चन है, एंड दैट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब कि लगभग हमारे को 150 वर्ड्स में आंसर लिखना था कि मतलब भारत और ब्रिटेन में जो संसदीय संप्रभुता है उसमें तुलना करनी है और उनके अंतर हमारे को बताने हैं। ये जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगी, मतलब कि जो मैं उत्तर लिखवाऊंगा दैट विल बी इन इंग्लिश और हिंदी में भी वो रहेगा, तो दोनों ही लैंग्वेजेस हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया, हमारे को यहाँ पे ये सीखना है कि जब एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है तो हमारा दिमाग किस तरीके से काम करना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन सामने आया, हमने देखा अच्छा पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, हम लिखना शुरू कर देते हैं, या हमने देखा अच्छा इंडिया और ब्रिटेन लिखा है, चलो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, प्रोफेसर डाइसी के कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट्स, रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें लिख देते हैं, हो गया अपना कंपेयर एंड कंट्रास्ट। लेकिन क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर लिखने से पहले दो एक्सरसाइजेस करनी है, और वो दो एक्सरसाइजेस कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली एक्सरसाइज है ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन, ये है अपनी एक्सरसाइज नंबर 1। ब्रेकिंग डाउन का मतलब होता है कि हमें यह समझना है कि जो क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमारे को दिखते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि जब भी हम बोलते हैं कीवर्ड तो एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्टिव वर्ड से, कि एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, एल्यूसिडेट, कमेंट, डिफाइन एटसेट्रा। देखिए वो होते हैं डायरेक्टिव वर्ड्स, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहां पे जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, इसका मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहला कीवर्ड हमारे को दिखता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मतलब कि हमारे को डिफरेंस बताना है किसी चीज का, किस चीज का बताना है अभी नहीं पता, लेकिन कंपेयर एंड कंट्रास्ट से हमें समझ आ गया हमारे को डिफरेंस बताना है। कीवर्ड नंबर 1। कीवर्ड नंबर 2 ब्रिटेन, एंड कीवर्ड नंबर 3 इंडिया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जितना तसल्ली से चलेंगे उतना ही बेहतर आंसर लिख पाएंगे। जल्दबाजी में क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हो सकता है डायरेक्शन लेस हो जाए। कीवर्ड नंबर 2 हो गया ब्रिटिश, कीवर्ड नंबर 3 हो गया इंडिया। मतलब मुझे अभी तक ये समझ आया कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में मेरे को कुछ डिफरेंस बताना है, किस चीज का डिफरेंस बताना है अभी वो नहीं पता। फोर्थ वर्ड हो गया पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, दिस इज द फोर्थ कीवर्ड। तो सबसे पहले जब मैंने अपने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करा, मेरे को यह समझ आया कि मेरे को अपने आंसर में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी इंक्लूड करना है। किसका पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी मॉडल? ब्रिटेन का। इंडिया में किस तरीके से पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है या नहीं है, या पार्लियामेंट को लेके क्या कानून है इंडिया में, वो बताना है। और इनमें एक हमारे को तुलना करनी है, मतलब कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। हर क्वेश्चन का एक अंडरलाइन थीम होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, आप सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन का थीम है इंडिया, आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन का थीम है ब्रिटेन, आप सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन का थीम है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। देखिए
हर एक क्वेश्चन जो होता है मेंस में वो एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का थीम ना तो इंडिया अकेला है ना ब्रिटेन अकेला है। इस क्वेश्चन का थीम है पार्लियामेंट्री मॉडल, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। क्या आपको यह बताना है कि भारत में और ब्रिटेन में जो संसदीय सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है, उसमें फर्क क्या है? और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपको इंट्रोडक्शन लिखने में काफी मदद करने वाली है बात। क्योंकि इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें यूजुअली हमारे को अंडरलाइन कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन थीम को डिफाइन करना होता है। अब आप देखेंगे अगर यहां पे ब्रिटेन, आपको इससे कुछ थीम समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे इंडिया, आपको इससे कुछ थीम समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया के बारे में क्या, ब्रिटेन के बारे में क्या, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तुलना करो, डिफरेंशिएट करो, किसे डिफरेंशिएट करना है। हम अगर सिर्फ इन तीन वर्ड्स को देखें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, इंडिया एंड ब्रिटेन, हमारे को आंसर के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक ऐसा वर्ड है जिसको पढ़ते ही पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, एंड दैट इज पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। कि अगर मैं पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी पढ़ रहा हूं तो मुझे यह समझ आ रहा है कि हाँ, इस क्वेश्चन में इंडिया ब्रिटेन की पार्लियामेंट मॉडल को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है दैट इज पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। यानी कि अगर हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे को सिंपली ये बताना है कि ब्रिटेन में और इंडिया में पार्लियामेंट को लेके क्या फॉलो होता है। मतलब कि ब्रिटेन में क्या फॉलो होता है जो इंडिया में नहीं हो रहा, और इंडिया में क्या फॉलो होता है जो ब्रिटेन में नहीं हो रहा, हमारे को वो बताना है। तो अब अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, क्वेश्चन को हमने अलग अलग कीवर्ड्स में ब्रेक कर लिया, जो इंपॉर्टेंट थीम्स दिए हुए थे हमने वो पकड़ लिए। हमारे को दिख रहा है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है दैट इज पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। नाउ जब आपको ये समझ आ गया कि आपको इंडिया ब्रिटेन की पार्लियामेंट मॉडल को डिफरेंशिएट करना है, आपको अपने दिमाग में एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाना है। एक टॉपिक वाइज लिस्ट आनी चाहिए, आपको रैंडमली पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। यूजुअली एस्पिरेंट्स यहां पे गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से उनकी आंसर राइटिंग काफी इंपैक्ट हो जाती है, कि अभी भी क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने के बाद भी उनके माइंड में रैंडम पॉइंट्स आने लगते हैं। ऐसा नहीं करना। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि हमारे को एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स लिखने हैं। ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का, तो इसमें कितने वर्ड्स लिखने हैं। यूजुअली यूपीएससी की ऐसी कोई स्कीम होती नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल तजुर्बा ये बताता है कि अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसमें 10 पॉइंट्स लिखने की कोशिश करिए। मतलब कि एक मार्क का एक पॉइंट, एक मार्क का एक पॉइंट। क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, कंट्रास्ट का क्वेश्चन है, तो यहां पे आप बेसिकली क्या देखेंगे कि आपको ब्रिटेन के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, इंडिया के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। मतलब कि अगर आप यहां पे टोटल 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन निकाल दें तो आपके टोटल 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। कैसे? अगर आप पहले थीम की बात करें, वहां पे आप एक पॉइंट ब्रिटेन का लिखोगे, एक पॉइंट इंडिया का लिखोगे। दूसरे थीम में एक पॉइंट ब्रिटेन का लिखोगे, एक पॉइंट इंडिया का लिखोगे। तीसरे थीम में एक पॉइंट ब्रिटेन का लिखोगे, एक पॉइंट इंडिया का लिखोगे। एक पॉइंट ब्रिटेन का, एक पॉइंट इंडिया का, एक पॉइंट ब्रिटेन का, एक पॉइंट इंडिया का। इस तरीके से अगर आप 5 मेजर थीम्स ऑफ डिफरेंशिएशन पकड़ लो कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी जो है, जो पार्लियामेंट्री मॉडल है, उसके 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स आप पकड़ लो जहां पे इंडिया और ब्रिटेन अलग हैं, तो आपके टोटल 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। और ये आपके 150 वर्ड्स में कवर भी हो जाएंगे। अगर आप इससे ज्यादा लिखोगे तो आपकी जो वर्ड लिमिट है वो कहीं ना कहीं क्रॉस होने लगेगी। तो आपको क्या समझना है कि जो मार्क्स आपको दिए हुए, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10 मार्क्स की 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपका फोकस 10 पॉइंट्स पे होना चाहिए। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन टाइप का क्वेश्चन था तो हमने 5 पॉइंट्स ब्रिटेन के, 5 पॉइंट्स इंडिया के लिखे, टोटल 10 पॉइंट्स हो गए। हमारा ये जो मार्क्स हैं ये जस्टिफाई हो जाएंगे, राइट? तो आपको क्या करना है, हमने ब्रेक कर लिया क्वेश्चन को, हमने थीम पकड़ लिया। थीम के हिसाब से हमारे को टॉपिक वाइज लिस्ट क्रिएट करनी है, और इस लिस्ट में हमारे को यह आइडेंटिफाई करना है कि हमारे 5 मेजर थीम्स जो हैं वो कौन से होने वाले हैं। 5 मेजर थीम्स जो मैंने आपको बताया कि 5 पॉइंट्स ब्रिटेन के, उसके कंट्रास्ट में, उसके डिफरेंशिएशन में 5 पॉइंट्स अगर आप इंडिया के लिख रहे हो तो आपके टोटल 10 पॉइंट्स हो गए। तो अब जब आपको समझ आ गया कि आपको किन किन पॉइंट्स के ऊपर रहना है, आपको वो 5 पॉइंट्स की लिस्ट क्रिएट करनी है कि हाँ,
मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर सकता हूं, फंडामेंटल राइट्स की, जुडिशियल रिव्यू एटसेट्रा, देखेंगे अभी आगे कि हम किस किस बारे में बात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन। ये लगभग लगभग प्रैक्टिस के साथ आप 1 मिनट में पूरा कर पाएंगे। यूजुअली एक मिसकंसेप्शन होता है कि क्वेश्चन देखते ही अगर हमने आंसर लिखना नहीं शुरू करा तो हमारा आंसर रह जाएगा या पेपर छूट जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 45 सेकंड से 1 मिनट तक इस पूरी एक्सरसाइज में देना होगा, क्योंकि देखिए हार्डवर्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना समझे, बिना ब्रेकडाउन करे कुछ भी लिखेंगे तो आपके 70-80 से ज्यादा मार्क्स जीएस पेपर 2 में नहीं बन पाएंगे। अगर आपको 110 प्लस स्कोर करना है तो आपको इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हमने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दिया और हमारी अगली ड्यूटी बनती है सेटिंग अप द बाउंड्रीज, कि हमारे को अपने दिमाग में कुछ ऐसी बाउंड्री क्रिएट करनी है कि हमारे को उसे क्रॉस नहीं करना। और तभी आप देखिए ये डू नॉट क्रॉस, एग्जाम में अपने दिमाग में आप ये रखिएगा डू नॉट क्रॉस, कि आपके माइंड में कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए कि ठीक है मेरे को इन पॉइंट्स के आगे नहीं जाना है। यूजुअली कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको बहुत कुछ आता है और आप ये सोचते हो कि मैं एग्जामिनर को सब कुछ बता दूं, उनके ऊपर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से ज्यादा लिखेंगे तो दैट विल लीव अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, हमारे को वो नहीं चाहिए। तो जब भी आप एक्स्ट्रा लिखने जाएं, आप ये मेरा डायग्राम हमेशा दिमाग में बिठा लीजिएगा, डू नॉट क्रॉस, कि कुछ ऐसी बाउंड्रीज होती हैं जो हमारे को क्रॉस नहीं करनी होती हैं। ठीक है, अब हमने बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। हमने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए थे कि हमारे 4 कीवर्ड्स हैं, पार्लियामेंट, ब्रिटेन, इंडिया एंड कंपैरिजन। अब जब मैं आंसर लिखूंगा, मेरा एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंडिया या ब्रिटेन से रिलेटेड ना हो। हर एक पॉइंट इंडिया या ब्रिटेन से रिलेटेड होना चाहिए। कई बार एस्पिरेंट क्या करते हैं, वो बह जाते हैं, वो लिखेंगे कि इंडिया फॉलोज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, whereas Britain follows the model of parliamentary sovereignty and US follows the model of judicial supremacy। आप फैक्चुअली सही लिख रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में यूएस के बारे में कुछ नहीं पूछा है और हमारे पास सिर्फ 150 वर्ड्स हैं, तो आपको यहाँ पे यूएस के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर कई बार कुछ एस्पिरेंट्स लिखेंगे कि द ब्रिटेन फॉलोज अ वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस दैट इज ऑल्सो फॉलोड इन इंडिया एंड कैनेडा। अगेन कनाडा का रेफरेंस देने की यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इंडिया और ब्रिटेन। तो पहली बाउंड्री हो गई कि हम ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखेंगे जो कि इंडिया या ब्रिटेन के बाहर का हो, क्योंकि हमसे वो पूछा नहीं है। हम जो भी पॉइंट लिखेंगे वो सिर्फ पार्लियामेंट रिलेटेड लिखेंगे। इंडिया ब्रिटेन में भी बहुत सारे कंपैरिजंस हो सकते हैं कि ब्रिटेन में प्रोफेसर डाइसी का रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो होता है, वेरास इंडिया में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फॉलो होता है। ब्रिटेन में जुडिशरी की जो वैल्यू है वो पार्लियामेंट से कम है, इंडिया में पार्लियामेंट और जुडिशरी बराबर है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वहां पे सीएजी और अटॉर्नी जनरल का रोल अलग होता है, सीएजी के फंक्शंस अलग होते हैं, इंडिया में सीएजी के फंक्शंस अलग होते हैं। इंडिया ब्रिटेन के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करें तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली सिर्फ वही पॉइंट्स उठाने अपनी लिस्ट में जो पार्लियामेंट रिलेटेड हो, जहां पे पार्लियामेंट का रोल आ रहा हो। अगर किसी पॉइंट में पार्लियामेंट का रोल नहीं आ रहा तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप आंसर से भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट थीम था पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, जो हमने यहां पे देखा कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग थीम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारे को इंडिया और ब्रिटेन के बाहर नहीं जाना, हमारे को पार्लियामेंट के बाहर नहीं जाना। अगला कीवर्ड है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कि हमारे को जो भी लिखना है उनमें कोई भी पॉइंट सिमिलैरिटी बेस्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे वो पूछ रहा कंट्रास्ट, यहां पे वो पूछ रहा है डिफरेंस। आप सिमिलैरिटी भी लिख सकते हो सकता है कि आपके माइंड में आए कि पार्लियामेंट के बारे में पूछा है तो हम लिख देते हैं ब्रिटेन इज अ बाई कैमरल पार्लियामेंट, इंडिया इज ऑल्सो अ बाई कैमरल पार्लियामेंट। ये सिमिलैरिटी हो गई, दिस इज नॉट अ कंट्रास्ट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंट्रास्ट। तो बाउंड्री हमने क्या बना ली, इंडिया ब्रिटेन के बाहर एक भी पॉइंट नहीं लिखना, पार्लियामेंट के बाहर एक भी पॉइंट नहीं लिखना, और पार्लियामेंट में भी सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों को अलग करते हैं, दोनों में कंट्रास्ट ड्रॉ करते हैं।
ये दो एक्सरसाइजेस अगर आप अपने हर आंसर से पहले करने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके आंसर की डायरेक्शन इंप्रूव होने लगेगी। क्या? पहला, ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन जो हमने इधर देखा, और दूसरा, डू नॉट क्रॉस वाला डायग्राम याद करिए कि हमारे को बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कि हमारा जो मॉडल आंसर है वो किस प्रकार से दिखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले सीसैट का बेसिक फाउंडेशन कोर्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। साथ में अगर आप पूरी पॉलिटी का कंटेंट और इसी प्रकार से स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरा पॉलिटी का बेसिक फाउंडेशन कोर्स विद बेयर एक्ट एनालिसिस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग के साथ, जहां पे पूरा बेयर एक्ट एनालिसिस अलॉन्ग विद प्री और मेंस के पीवाईक्यूज हम कवर करने वाले हैं। तो आंसर राइटिंग का कंटेंट, एकदम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और स्ट्रक्चर आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो एक कोर्स भी आप देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। दो चीजें ध्यान रखनी है कि 150 वर्ड्स हैं और बाउंड्रीज डू नॉट क्रॉस, ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, बाउंड्रीज नहीं भूलनी है। क्वेश्चन उठता है कि आप जो आंसर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीके पॉसिबल हैं। कुछ लोग लिख सकते हैं कि इंडिया फॉलोज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस वेयर एज ब्रिटेन हैज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। कुछ लोग लिख सकते हैं इंडिया हैज बोथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वेयर एज ब्रिटेन हैज ओनली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कुछ लोग लिख सकते हैं कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, पार्लियामेंट हैज द ऑल द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द लॉस, वेयर एज इन इंडिया दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आप जो ये सब बातें बोल रहे हैं ये फैक्चुअली बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब भी उत्तर लेखन किया जाता है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्रोडक्शन में हमेशा जो थीम होता है उसको डिफाइन किया जाना चाहिए। हमारे क्वेश्चन का थीम ना तो इंडिया है ना ही ब्रिटेन है। हमारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम जो है दैट इज पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी। कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी होता क्या है, अगर हम इस चीज को डिफाइन कर दें तो हमारे क्वेश्चन का टोन सेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल वेयर द लेजिस्लेचर इज द सुप्रीम बॉडी with the power to make, amend or repeal the laws without checks from any other institution। की मतलब पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का मतलब है, इसे मैं हिंदी में भी बताऊंगा, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगले स्लाइड में बताऊंगा अभी। कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का मतलब होता है कि जो हमारा संसद भवन है वो कोई भी कानून बना सकता है, अमेंड कर सकता है, रिपील कर सकता है, और उसके ऊपर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन चेक्स एंड बैलेंस नहीं लगा सकता, जैसे कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की डेफिनेशन। अभी हमने कोई बात नहीं करी है कि ये इंडिया की डेफिनेशन है, ब्रिटेन की डेफिनेशन है। ये जो यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है ये सिंपली पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस व्यू पॉइंट लिखी गई है। कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसमें पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की क्या डेफिनेशन होती है, हमने यहाँ पे वो बताया अभी। देखिए, मैंने बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है, मेरा अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या था, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, उसी के अंदर हूं, और मैंने कोई भी अभी तक एक्स्ट्रा नॉलेज यहां पे नहीं दी है। तो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी होता है कि पार्लियामेंट जो है कैसा भी कानून बना सकता है, वो सुप्रीम बॉडी है। दिस कॉन्सेप्ट इज फॉलोड इन ब्रिटेन वेयर एज, देखिए वेयर एज का मतलब क्या हो गया, जब भी आप ये वर्ड पढ़ेंगे वेयर एज, इसका मतलब होता है कंट्रास्ट। क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंट्रास्ट की, क्योंकि क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ही एक थीम सेट कर दिया, एक टोन सेट कर दिया। वेयर एज इंडियन सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि जो भारत की राजनीतिक स्ट्रक्चर है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर बेस्ड है। ये हमारा एक शॉर्ट और क्रिस्प इंट्रोडक्शन हो गया, जहां पे हमने अपने कीवर्ड्स की बात कर ली, इंडिया की, ब्रिटेन की, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, उसको डिफाइन कर दिया। तो हमने एग्जामिनर को सीधा सीधा बता दिया कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी से हम क्या समझते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट थीम है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू यहां पे दे दिया। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। सेम चीज आप हिंदी में लिख सकते हैं कि संसदीय संप्रभुता जो है उस सिद्धांत को संदर्भित करती है, जो विधायिका के सर्वोच्च निकाय है जिसके पास किसी भी कानून को
बदलने, संशोधन करने या निरस्त करने की शक्ति है। ब्रिटेन इस अवधारणा का पालन करता है, जबकि भारत में जो है संतुलन की प्रणाली आधारित है। कि हमने बता दिया कि संसदीय संप्रभुता क्या होती है, भारत में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, हमने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब हमने जब इंट्रोडक्शन लिख दिया, हम चलेंगे बॉडी की तरफ। और मैंने आपको ये बताया था कि बॉडी में हमारे को टोटल 10 पॉइंट्स फॉलो करने हैं, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमारे को 10 पॉइंट्स लिखने हैं। मतलब कि 5 थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं, 5 पॉइंट्स लिखने हैं ब्रिटेन के, 5 पॉइंट्स लिखने हैं इंडिया के। राइट, मतलब कि हमारे को ऐसे 5 थीम्स की एक लिस्ट बनानी थी। तो चलिए उसी लिस्ट की तरफ चलते हैं, जहां पे अपना पहला पॉइंट होगा, इन ब्रिटेन द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स आर नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड। मतलब कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो अपर हाउस है ब्रिटेन का, वहां पे कोई इलेक्शन नहीं होता। वेराज, देखिए ये वर्ड आ रहा है वेराज, इस वर्ड का मतलब हो गया कंट्रास्ट। ये वर्ड वेराज का मतलब हो गया कंट्रास्ट। आप क्लियरली देखिए, एक पॉइंट ब्रिटेन का लिख दिया ऊपर, अब एक पॉइंट नीचे इंडिया का लिखने जा रहे हैं। ऊपर एक पॉइंट ब्रिटेन, नीचे एक पॉइंट इंडिया, मतलब कि टोटल हमारे 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। इन इंडिया members of the Lok Sabha are directly elected and the members of Rajya Sabha are indirectly elected through the state legislatures. पार्लियामेंट, देखिए मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि दोनों का पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल होता है। क्यों? वो सिमिलैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कंट्रास्ट करो, डिफरेंशिएट करो। लिखने को मैं यहाँ पे सबसे ऊपर ये लिख सकता था कि इंडिया एंड ब्रिटेन हैव अ बाई कैमरल पार्लियामेंट, लेकिन वो सिमिलैरिटी हो जाती। सिर्फ 150 वर्ड्स हैं, तो मैं अपने वर्ड्स बचाऊंगा और उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन की स्कीम ऑफ थिंग्स में सेट नहीं होती। दैट इज अ सिमिलैरिटी। अब याद करिए, डू नॉट क्रॉस वाली बाउंड्री, कि हमारे को सिमिलैरिटी नहीं लिखनी। इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैंने कॉम्पोजिशन के डिफरेंशिएशन के ऊपर डाल दिया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा और राज्यसभा में जो चुनाव करने की, अपॉइंट करने की प्रक्रिया है, वो कैसे अलग है। सेम चीज यहाँ पे हिंदी में दी गई है। आप इसे पॉज करके एक बारी देख सकते हैं। तो आप ये समझिए कि यहां पे हमारे पहले थीम के 2 पॉइंट्स कवर हो गए, एक पॉइंट ब्रिटेन का, एक पॉइंट इंडिया का। अभी हमारे को 4 थीम्स और कवर करने हैं। नेक्स्ट थीम इज देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर इन द ब्रिटिश स्कीम ऑफ थिंग्स एंड पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। कि पार्लियामेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ब्रिटेन में, जबकि इंडिया में देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विद द 3 इंस्टीट्यूशंस कीपिंग पावर्स ऑफ ईच अदर अंडर कंट्रोल। मतलब कि जो इंडिया का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी नहीं, बल्कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर बेस्ड है। और आप देखिए, जब भी पॉलिटी में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड आंसर आता है, वहां पे आर्टिकल नंबर अगर आप मेंशन कर रहे हो, तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स तो पक्का मिलेंगे। मैंने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 50 यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जहां पे जुडिशरी के पास पावर है कि अगर कोई भी कानून मूल अधिकारों के खिलाफ जाता है, इफ एनी लॉ इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज लायबल टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द जुडिशरी। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, हमारे डीपीएसपी के अंदर ये दिया हुआ है। तो अगेन एक और कंट्रास्ट हो गया कि ब्रिटेन में क्या स्कीम फॉलो होती है और इंडिया में क्या चेक्स एंड बैलेंसेस की स्कीम फॉलो होती है। थीम नंबर 2, अपने 4 पॉइंट्स तैयार हो गए। सेम चीज यहां पे हमने हिंदी में दी है कि ब्रिटेन में जो संसद है वो देश की सर्वोच्च संस्था है, लेकिन भारत में जो संस्थाएं हैं वो एक दूसरे की शक्तियों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 50 के तहत। तीसरा, थर्ड थीम, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर कोई भी कानून पास होता है तो दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, वेयर एज इन इंडिया any law passed by the parliament can be declared null and void by the judiciary if it goes against the basic structure। अब आप देखिए यहाँ पे आप कहोगे कि सर सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है सिमिलर हो गया, लेकिन सिमिलर नहीं है। सेकंड पॉइंट में मैं बात कर रहा हूं कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, इंडिया में सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। थर्ड थीम में मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो केशवानंद भारती जजमेंट से आया था। वेराज यहां पर मैं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रिटेन में देयर इज नो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, और इसीलिए वहां का पार्लियामेंट जो है
जो चाहे कानून पास कर सकता है और उनके ऊपर जुडिशियरी की तरफ से कोई रोक नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट वॉज अबाउट पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। दिस थर्ड थीम इज अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर, कि इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, वेराज यूके में वो चीज नहीं है। आपका थर्ड थीम, अभी तक ब्रिटेन के 3 पॉइंट्स कवर हो गए, इंडिया के 3 पॉइंट्स कवर हो गए, टोटल 6 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कवर हो गए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमारे को 10 पॉइंट्स भी लिखने होंगे, करेक्ट। सेम चीज हमने यहाँ पे जो अपनी मूल संरचना है उसका यहाँ पे हिंदी में वर्णन कर रखा है। थीम नंबर 4, ब्रिटेन में जो संसद भवन है वो संविधान को अमेंड कर सकता है जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी लॉ बाय सिंपल मेजोरिटी। वहां पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए उनके लिए उसे अमेंड करना बहुत आसान है। और इसलिए हमने क्लियरली लिखा कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट की अथॉरिटी जो है वो काफी अलग है, इन द सेंस कि वो जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं विथ सिंपल मेजोरिटी, कि हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स सिंपल मेजोरिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया। वेरएज इंडिया में पार्लियामेंट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 368, दैट इज वेरी डिफरेंट। इन इंडिया आर्टिकल 368 requires special majority of the parliament along with ratification by one half of the states in certain cases, कि हर केस में स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, बट ऐसे फीचर्स जहां पे फेडरलिज्म इंपैक्ट होता है उधर हमारे को हाफ ऑफ द स्टेट्स का रैटिफिकेशन भी चाहिए। तो अगेन पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसमें कंट्रास्ट ड्रॉ करने की हमने यहाँ पे कोशिश करी है। तो अगर आप 4 थीम्स अभी तक समझे, 8 पॉइंट्स हो गए, तो उसमें हमने एक तो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, कॉम्पोजिशन ऑफ हाउसेस, पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इन 4 थीम्स के बारे में और रोल ऑफ जुडिशरी के बारे में हमने कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है। सेम चीज हमने हिंदी में यहाँ पे लिखी है कि कैसे अनुच्छेद 368 के अंदर जो संसद भवन है वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ, स्टेट्स के रैटिफिकेशन के साथ संविधान को संशोधन कर सकता है। फिफ्थ थीम, कि जो ब्रिटेन का सिस्टम है वो एक यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है कि पार्लियामेंट जो है वो पूरे देश के लिए कानून बना सकता है किसी भी मैटर के ऊपर, क्योंकि वहां पे कोई स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। वही हमारे कंट्रास्ट का पॉइंट हो गया कि ब्रिटेन में जो यूनिटरी सिस्टम है उसके तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट, द पावर इज कंसंट्रेटेड इन पार्लियामेंट। वेयर एज इंडिया में जो हमारा आर्टिकल 246 है वो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बीच में एक डिमार्केशन करता है, दैट इज इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। मतलब कि आप ये समझिए कि हमने बताया कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट की अथॉरिटी ज्यादा है कि वो किसी भी मैटर के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है, वेरएज इंडिया में आर्टिकल 246 के तहत पार्लियामेंट की पावर जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि वो बहुत ही रेयर केसेस में स्टेट लिस्ट के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इट विल लेजिस्लेट ओनली अपॉन द यूनियन एंड द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स, और स्टेट लिस्ट जो है वो भी स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट मैटर्स के ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है। हमारे पास वर्ड लिमिट की कमी है, वरना हम ये सारी टर्म्स भी और मेंशन कर सकते थे। आप सोच सकते हैं कि सर क्यों नहीं मेंशन करा, क्योंकि 150 वर्ड्स का ये आंसर है। तो ये हमारा फिफ्थ थीम था, और आप देखिए इसमें हमारे टोटल 10 पॉइंट्स ब्रिटेन के, 5 पॉइंट ब्रिटेन के, 5 पॉइंट इंडिया के, टोटल हमारे 10 पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं। राइट, सेम चीज हमने यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। अब रहता है हमारा कंक्लूजन। तो आप समझिए, क्वेश्चन था, ब्रेक करा, दिमाग में बाउंड्री सेट करी कि एक भी वर्ड इंडिया और ब्रिटेन के बाहर नहीं जाना चाहिए, एक भी वर्ड पार्लियामेंट के बाहर नहीं जाना चाहिए, हर एक थीम में पार्लियामेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम होना चाहिए, और उनमें सिमिलैरिटी नहीं बतानी है, उनमें सिर्फ डिफरेंशिएशन बताना है कि वो किस प्रकार से अलग हैं। इंट्रोडक्शन देख लिया, बॉडी देख ली, अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। अगर आप भी इसी तरीके से आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं और एकदम अच्छी क्वालिटी का कंटेंट समझना चाहते हैं, तो इंडियन पॉलिटी का कोर्स शुरू होने वाला है, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहां पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी विद बेयर एक्ट एनालिसिस, प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज और आंसर राइटिंग हम कवर करने वाले हैं। पूरा कोर्स बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी भाषा में। साथ में सीसैट का बेसिक फाउंडेशन कोर्स भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसको करने के बाद आपको कुछ बहुत ज्यादा अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 साल का एक्सेस दोनों ही कोर्सेज में आपको मिलेगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस में
कंक्लूजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। देखिए, आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है, आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करनी है कि बॉडी में कितने पॉइंट्स डालने हैं, इंट्रो में और कंक्लूजन में कितने पॉइंट्स डालने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें बॉडी में बहुत ज्यादा कंटेंट था, क्योंकि 5 थीम्स, 5 पॉइंट्स इंडिया के, 5 पॉइंट ब्रिटेन के, टोटल 10 पॉइंट्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। बॉडी हमारे काफी वर्ड्स ले गई, और ऐसे में कंक्लूजन के लिए हमारे पास बहुत कुछ बचता नहीं है। कुछ एस्पिरेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि जब वो बॉडी में कंपैरिजन कर लेते हैं, वो उसको वहीं छोड़ देते हैं। कभी भी कंट्रास्ट, कंपेयर या कोई भी क्वेश्चन आए, आपको बिना कंक्लूजन के अपना आंसर नहीं छोड़ना है। भले ही छोटा लिख दो, 1 लाइन लिख दो, 2 लाइन लिख दो, लेकिन कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हमारे पास कोई नई इंफॉर्मेशन तो बची नहीं है। जितने भी पॉइंट्स है वो ऊपर हमने 5 थीम्स में कवर कर लिए। तो अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? सिंपली जो ऊपर हमने थीम्स कवर करे हैं, उन्हीं की हम एक समरी दे देंगे। जैसे, द ब्रिटिश सिस्टम इज हेविली सेंटर्ड अराउंड इट्स पार्लियामेंट, कि ब्रिटेन का जो सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट ही है जो कुछ है। वेराज, देखिए मैं कंक्लूजन में भी यहां पे कंट्रास्ट ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब कि इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक हर जगह पे मैंने कंट्रास्ट ड्रॉ करा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में भी मैंने एक कंट्रास्ट ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ पे भी वर्ड मैंने वेयर एज यूज किया हुआ था, कि क्लियरली पॉइंट 1 से ही मैंने एग्जामिनर को बताना शुरू कर दिया कि मेरे को क्वेश्चन समझ आ चुका है और मेरे को पता है कि यहाँ पे आपको कंट्रास्ट चाहिए। राइट, तो ब्रिटिश सिस्टम इज हेविली सेंटर्ड अराउंड इट्स पार्लियामेंट, वेयर एज इंडियन सिस्टम इंश्योर्स सेपरेशन ऑफ पावर, एनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि भारत का जो सिस्टम है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर बेस्ड है। इसकी वजह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सेम बात हमने यहाँ पे हिंदी भाषा में लिखी है कि ब्रिटिश प्रणाली जो है वो पूरी तरह संसद के अराउंड केंद्रित है, लेकिन भारत में जो है पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर किया गया है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन, आज अपनी सीरीज का पहला लेक्चर। सीसेट और पॉलिटी का कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला पार्ट इसका जल्दी अपलोड होगा, जहां पे और क्वेश्चंस आपको मैं कराने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ अलग पॉइंट्स हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं उनको देखूंगा और हम डिस्कस कर सकते हैं।